नेशनल स्टॉक एक्सचेंज द्वारा प्रस्तुत सशक्त निवेशक की ये पॉडकास्ट सीरीज में आप सबका एक बार फिर स्वागत है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज जब से शुरू हुआ, उसकी शुरुआत ही हुई भारत के रिफॉर्म्स के साथ, और तब से फाइनेंशियल लिटरेसी और इन्वेस्टमेंट को आसान कैसे बनाएं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो हमारे कैपिटल मार्केट रेगुलेटर सेबी का जो विजन रहा है, उसे किस तरह से अकम्प्लिश करें, इसको आगे लेके चल रहे हैं आशीष चौहान। मैनेजिंग डायरेक्टर हैं और सीईओ हैं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के। आशीष को मैं लगभग 30 साल से ज्यादा से जानता हूं और उनकी खासियत यह है कि शिक्षा की जहां तक बात आती है उसमें ये बहुत ही एक कीन रुचि रखते हैं। मुझे आशीष याद है कि जब मैं एक यंग रिपोर्टर था, आशीष भी यंग ही थे, लेकिन उन्होंने एक बहुत अच्छी क्लास कंडक्ट की थी मेरे लिए और मेरे बाकी जो मीडिया साथी थे उनके लिए। तो अपनी एक यंग उम्र में भी एजुकेशन पर इनका काफी फोकस रहा है और आज बेहद खुशी है कि इस पॉडकास्ट सीरीज में मेरे साथ आशीष जुड़ रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आशीष, हमेशा के लिए आने के लिए। आप हमेशा वक्त निकालते हैं लोगों को एजुकेट करने के लिए, और आज आपसे कुछ बातें ये जानना चाहता हूं कि किस तरह से जो हमारे भारतवासी हैं, अगर हमें हमारी इकोनॉमी को $5 ट्रिलियन और उससे भी आगे लेकर जाना है, तो एक रोबस्ट कैपिटल मार्केट बहुत जरूरी है। और इससे पहले कि मैं बाकी रिफॉर्म्स के बारे में बात करूं, सबसे पहले जानना चाहूंगा आपसे कि लोग डरते हैं, लोग सोचते हैं कि फाइनेंस एक बहुत ही मुश्किल चीज है जिसके लिए आपको या तो एमबीए चाहिए या तो सीए बनना चाहिए, लेकिन पर्सनल फाइनेंस या फाइनेंशियल लिटरेसी क्या आप मानते हैं कि सीखी जा सकती है, और अगर हाँ तो किस तरह से? धन्यवाद विवेक जी, मुझे आपके पॉडकास्ट में बुलाने के लिए। और हकीकत तो यही है कि हम अपने बचपन से कई डिफिकल्ट चीज सीखते भी हैं, जैसे गणित है, जो एक हद से ज्यादा का जो गणित है हम जीवन में बहुत कम लोग यूज करते हैं, लेकिन हमको फिर भी सिखाया जाता है। 10वीं कक्षा तक तो सभी पढ़ते ही है, और फिर साइंस लिया तो और पढ़ते हैं, और वैसे भूगोल भी सीखते हैं, अंग्रेजी भी सीखते हैं, और कई चीजें सीखते हैं जिसमें एक हद से ज्यादा ज्ञान उस हिसाब से इस्तेमाल नहीं होता है रोजमर्रा की जिंदगी में, फिर भी हम सीखते रहते हैं। लेकिन जो हमारा शिक्षण है अभी तक जो हम करते हैं, उसमें एक तो कि कैसे जनरल नॉलेज दिया जाए, वो एक चीज रहती है, और दूसरा जो बच्चे हैं उनको कैसे अच्छे नागरिक बनाया जाए। लेकिन वो दो चीज ही सिर्फ शिक्षण में नहीं आती है, हमें उनको ये भी बताना है कि पैसे कैसे कमाना है, तो वोकेशनल ट्रेनिंग जिसको कहते हैं वो भी सिखानी है। फिर पैसे कमाए जाते हैं तो उसको लोग खर्चा भी कर देते हैं, कई बार अपनी हद से ज्यादा खर्चा कर देते हैं, तो कैसे वो पैसे को प्लानिंग करा जाए, कैसे उसको एक तरह से फाइनेंशियल लिटरेसी जिसको कहते हैं वो कैसे करिए, जिससे लोगों को अपनी जो नॉर्मल चीजें हैं जीवन में वो समझ सके। उतनी चीज तो हम नहीं करेंगे तो कई बार मुझे लगता है कि जितने लोग बहुत ज्यादा कमाते हैं वो भी कई बार उतना खर्चा, कई बार मैं अपने जो लेक्चर्स में भी कहता हूं कि सबसे धनी व्यक्ति कौन है जीवन में, हमारे इर्द गिर्द में धनी व्यक्ति वो होती है कि जो अपनी आमदनी से कम खर्चा करे। लेकिन आमदनी कितनी है कई बार पता नहीं रहती है, कई बार खर्चा कितना है वो भी पता नहीं रहता है। तो फाइनेंशियल लिटरेसी हमारे जीवन को नॉर्मल तरीके से चलाने के लिए भी बहुत 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 जरूरी है, और जो हम नहीं सीखेंगे तो हमारे जीवन का एक अहम पहलू जो फाइनेंस है, मैंने हर चीज के लिए आज पैसों की जरूरत पड़ती है, मैंने हॉस्पिटल में जाने के लिए भी पड़ती है, शिक्षण के लिए भी पड़ती है, हर चीज खरीदने के लिए पड़ती है। तो पैसे का हम अच्छे से उसको मैनेज नहीं कर पाए तो मुझे लग रहा है कि अपने लिए एक कम चीज आप कर रहे हैं। तो
हम कितना भी सोचे कठिन है, उतना कठिन भी नहीं है, लेकिन आपको कठिन लगे तो भी आपको वो सीखना ही चाहिए। सीखोगे नहीं तो अपने जीवन को आप अच्छा नहीं बना पाएंगे। आशीष, आपने बहुत काम किया है इस असाइनमेंट में। पहले भी जब आप एनएससी में थे, फिर आप कहीं और जगह भी गए, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के भी अध्यक्ष थे आप, के स्कूल्स तक फाइनेंशियल लिटरेसी लेके जाई जाए। और बच्चे स्कूल लेवल में, क्योंकि आपकी और मेरी जनरेशन ने स्कूल में नहीं पढ़ा फाइनेंशियल लिटरेसी क्या होती, अगर हम बैंक तक भी पहुंच गए तो वो भी बहुत बड़ी बात थी। तो इस पर आपने बहुत अपनी मेहनत की है अपने जीवन में, तो जरा इस पे बताइए कि क्या आप मानते हैं कि आज के जो बच्चे हैं, जो कल के भारत हैं, वो एक फाइनेंशियली लिटरेट होकर बाहर निकलेंगे स्कूल कॉलेज से? मैं रोज देखता हूं आप कहीं ना कहीं लॉन्च कर रहे हैं, किसी स्कूल में, किसी स्टेट में, किसी कॉलेज में। मेरा, जैसे मैंने पहले भी कहा इस कार्यक्रम में, कि फाइनेंशियल लिटरेसी बहुत ही आवश्यक है जीवन जीने के लिए। सामान्य जीवन, आपको स्टॉक मार्केट में निवेश न भी करो तो भी आपकी बजट कितना होना चाहिए। इवन आप खुद हाउसवाइफ हो, हाउसवाइफ को भी तो घर चलाना पड़ता है, उसको भी एक बजट कैसे बनाते हैं, वो बजट एक्चुअली सही बना है कि नहीं वो भी पता होना चाहिए। लोग कई बार बच्चों के दूध के लिए पैसे दे या स्कूल की फीस के लिए पैसे दे, वो समस्या हर घर में आती है। तो वो कैसे प्लान करा जाए, कहाँ से लोन लेनी है, वो भी एक तरह से फाइनेंशियल लिटरेसी की बात है। कई बार हम बहुत महंगी लोन ले लेते हैं आजकल, जो मोबाइल फोन से आते हैं हमें, या तो कोई इर्द गिर्द कोई हमें 2% पर मंथ का इंटरेस्ट देता है, कोई 5%, हमें लगता है क्या फर्क पड़ता है, ले लेते हैं। लेकिन दूसरी जो आपके पास अवेलेबल अपॉर्चुनिटीज आपको पता नहीं, क्योंकि आप फाइनेंशियली लिटरेट नहीं है, कि आप दूसरे किसी से भी लोन ले सकते हो, सस्ते में ले सकते हो। और जो कंपाउंडिंग की बात हुई कि भाई आपको हर महीने 5% देना है या 2% देना है, तो आगे जाके कितना हो जाएगा, तो वो जो चीजें है वो सामान्य सी चीज है, एक बार सीख लिया तो बहुत 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 उपयोगी आती है। इसलिए मेरा ऐसा मानना है कि किंडरगार्टन से, माने बाल मंदिर से, शिशु मंदिर से हमें बच्चों को, और फिर जब हम बड़े होते हैं कॉलेज में भी, इवन घरों में भी सेल्फ हेल्प ग्रुप होते हैं जो महिलाओं का, उसमें भी हमें ये चीज का एक तरह से पढ़ना चाहिए, एक दूसरे से बात करनी चाहिए कि भाई कैसे हम प्लानिंग करते हैं, कैसे एग्जीक्यूशन करते हैं। और कई बार मुझे लग रहा है कि हमारे जो आज के बच्चे हैं उनको एक्सपोजर बहुत ज्यादा है, हर चीज का उनको जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए वो उनके हाथ में आ जाती है, मोबाइल के द्वारा या कंप्यूटर के द्वारा, लेकिन उनके पास डिस्ट्रैक्शन भी बहुत ज्यादा है। तो जो एक्साइटिंग चीजें होती है उस पर वो ज्यादा ध्यान देते हैं, और जो इंपॉर्टेंट चीजें होती है कई बार रह जाती है। तो इसलिए स्कूल के जो क्यूरिकुलम में एनसीईआरटी ने भी अच्छा काम किया है कि 8वीं 9वीं 10वीं कक्षाओं में उन्होंने भी एक वॉलंटरी सब्जेक्ट, एक ही चैप्टर, ऐसी कई चीजें उन्होंने आज फाइनेंस के बारे में अपने अभ्यासक्रम में डाली हुई है। ऐसे कई स्टेट गवर्नमेंट, जैसे आपने कहा, हमने एनएससी एकेडमी के द्वारा और अदरवाइज भी मैं कई जगहों पे जाता भी हूँ, उनके साथ जुड़ा हुआ भी, जिससे फाइनेंशियल लिटरेसी बढ़े, महिलाओं को खास करके पता चले। और पुरुष वर्ग भी जो है वो भी अपना काम करता है, दाढ़ी कमाता है, कई हर आदमी तो धंधा करता नहीं है, लेकिन जो अपनी सैलरी आती है उसका कैसे प्लानिंग करा जाए। तो मुझे लग रहा है कि आज के बच्चों को थोड़ा सा एक इनिशिएशन मिल जाता है। तो जैसे आज आप पॉडकास्ट कर रहे हो, इंटरनेट के माध्यम से भी बहुत सारी सुविधाएं उपलब्ध है, जहां एक बार आपने इनिशिएशन हो गया तो जब आपको जरूरत पड़ी तो आप सीख सकते हैं। और मेरा ऐसा मानना है कि आपको इवन साधु भी बनना है तो भी आपको पैसों की आवश्यकता होगी, आपको नहीं तो आपका जीवन जो चला रहे हैं उसको कई बार चाणक्य जो है, कौटिल्य जी भी कह गए हैं कि धर्मस्य मूलम अर्थ। तो अर्थ जो है, पैसों के बगैर धर्म भी पॉसिबल नहीं है। तो जो भी आपको, साधु को भी जरूरत पड़ेगी, तो सॉरी के हम तो सामान्य लोग हैं, हम सभी को जरूरत पड़ती है और हम सभी को सीखना चाहिए। और आज के जो भारत के बच्चे हैं, युवा हैं,
उनको एक धगश है, उनको एक आगे बढ़ने की तमन्ना है, लेकिन आगे बढ़ने के बाद क्या, आपके पास एक पैसे आ भी जाते हैं। तो मैंने कई बच्चों को देखा है जो खास करके जो स्पोर्ट्स खेलते हैं अर्ली एज पे, उनके पास पैसे आ जाते हैं, फिर उसके बाद क्या करना है, मैंने देखा है कि कई बच्चे जो होते हैं, मैंने 25 साल की उम्र में करोड़पति बन जाते हैं, उसके बाद 30-35 साल में वापस पता ही नहीं पैसे कहाँ चले गए। तो हम कुछ कई बार लगता है हमारे पास इतने पैसे ही नहीं आ रहे, हम क्यों सीखे। लेकिन जो चीज हर रोज आपके पास 10,000 रुपए का भी आमदनी है महीने का, तो उसमें से कैसे घर चलाए, फिर भी कैसे बचत करें, कैसे बच्चों की शिक्षा के लिए अच्छा पैसा दें, कैसे साइकिल के लिए अच्छा पैसा लगाएं, तो वो जो चीजें हैं वो हमको एक तरह से, और इतना समय भी नहीं लगता है, इनिशिएशन हुआ है, शुरुआत आपने किसी ने पढ़ाई है, या तो आपने खुद पढ़ी है, या इंटरनेट के माध्यम से आपने समझी है, तो आप ये कर सकते हो, ऐसा मेरा मानना है। और आज का भारत का युवा जागृत भी है, थोड़ा सा इसमें ध्यान देगा तो मुझे लग रहा है हम वी विल बी एबल टू क्रिएट, कि हम अच्छा समाज जो हर व्यक्ति, हर फैमिली, हर कुटुंब अपने पांव पे खड़ा हो पाएगा, ऐसा मुझे लग रहा है। आशीष, जब आप और मैं पहली बार मिले थे, एनएससी का जन्म ही हुआ था, भारत में इंटरनेट शुरू ही हुई थी, और मोबाइल फोन तो शुरू भी नहीं हुए थे। और तब एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एक्सचेंज खड़ा कर रहा था, और आप जो शुरू के ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स, डेरिवेटिव्स प्लेटफॉर्म्स, ये सब चीजें आप उन पर काम कर रहे थे। आज अगर हम देखें, तब सेटलमेंट साइकिल बदला सिस्टम होता था, और उस पर कितनी हम लोग बात करते थे। आज हमारे रेगुलेटर कह रहे हैं कि T1 तो छोड़िए, हम तो अगले साल तक 1 घंटे में भी सेटलमेंट दे दें, चाहे हम एक्सचेंजेस लें, डिपॉजिटरी लें, चाहे हम हमारे अपने रेगुलेटर के रेगुलेशंस लें, तो वर्ल्ड क्लास। ऐसा नहीं है कि कोई भी ऐसा कोई कमी है आज हमारे देश में। और साइड बाय साइड अगर डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर देखें जो हमने क्रिएट किया है, तो जहां तक सिंप्लिसिटी की बात है, क्योंकि 20-25 साल पहले लोग सोचते थे कि भाई बहुत रिस्क है इक्विटी, क्योंकि पता नहीं मेरे ब्रोकर मेरे को सही शेयर्स देंगे या सही उसका प्राइस देंगे। एक रिस्क होता था इक्विटी में कि पैसे डूब जाते हैं, एक रिस्क होता था कि अगर मेरे साथ किसी ने कुछ गलत किया मैं कहां जाऊंगा, ट्रांसपेरेंसी उतनी नहीं थी। अब ये सब चीजें पीछे रह गई हैं, और एवोल्यूशन बहुत हुई है, और साइड कई ज्यादा इन्वेस्टर्स भी आए हैं मार्केट में, और वो नंबर्स इस चीज को दर्शाते हैं। लेकिन क्या आप मानते हैं कि जिस तरह से अगर हम अपने देश की आबादी देखें, यंग डेमोग्राफिक्स देखें, कि जितने लोगों को और आना है, शायद अभी भी जर्नी बहुत लंबी है आगे की, तो आपकी क्या असेसमेंट है अपने लाइफ की, ये 25-30 साल की जर्नी की कैपिटल मार्केट? स्वाभाविक है कि जो स्टॉक मार्केट है उसमें खास करके इक्विटीज मार्केट में उतार चढ़ाव होते भी है, और वो स्वाभाविक है, वो नेचर है उसका, कि हर शेयर के दाम ज्यादा बढ़ते भी है, घटते भी है, और उसको आपको समझदारी कैसे वो क्यों घटे थे, क्यों बढ़ते, वो समझदारी की आवश्यकता है। जो आपने शुरू में रखा कि भाई जो रिस्क होता था वो पहले समय में जब होता था, वो अब कहीं नहीवत हो गया है, मैंने ऑलमोस्ट नॉट देयर। लेकिन मैं स्टॉक मार्केट के जो रिस्क या स्टॉक मार्केट की जो विधि है उसको 2 भाग में डिवाइड करता हूं। एक तो ये है कि प्रोसीजरल पार्ट है और ट्रांजैक्शनल पार्ट। तो पहले ट्रांजैक्शन जो आप करते थे तो उसमें आपको कई तरह की समस्या होती थी, जैसे आपने कहा पैसे कितने देने हैं, भाव सही दिया है कि नहीं, या तो शेयर सर्टिफिकेट सही है कि नहीं, उसमें इवन आपका सिग्नेचर ठीक है कि नहीं, वो सब चीजें होती थी। तो उसको मैं प्रोसीजरल पार्ट कहता हूँ। तो प्रोसीजरल पार्ट हमने ऑटोमेशन के माध्यम से
ये 93 में हमने शुरू किया था काम करना, और 94 में एनएससी की एक्चुअली ट्रेडिंग शुरू हुई थी। तो पिछले करीब 29 साल हुए हैं उसको शुरू हुए। उसमें करीब करीब जितनी भी समस्याएं थी, मैंने एनएससी लिटरली भारत का जो पहला पब्लिक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर था, जो आज हम पब्लिक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं, तो आज एनएससी जो था 1994 से कार्यरत है। भारत की पहली पब्लिक एक्टिविटी जो कंप्यूटर के माध्यम से, जब लोगों ने कंप्यूटर नहीं देखे थे तब से है, लेकिन पर जिसकी जो हेतु यही था कि आप कैसे लोगों की ट्रांजैक्शनल समस्या को कम करते हो। और दूसरी जो पार्ट है जहां एक्चुअली आज रिस्क है, और वो स्टॉक मार्केट इक्विटीज में निवेश करते हो तब तक रहेगा, तो वो बेसिकली कंपनी कैसे परफॉर्म करती है, उसके प्रॉफिट कितने आते हैं। क्योंकि आप जब निवेश करते हो कोई भी स्टॉक में, तो आप भागीदार बनते हो, पार्टनर बनते हो। तो जो बिजनेस में या धंधे में कोई मुनाफा आता है तो उसका आप भागीदार हो, नुकसान है तो आपको भागीदारी नहीं है। क्योंकि जिस तरह से स्टॉक मार्केट और कंपनीज एक्ट वगैरह है भारत में, तो उसमें आपके पास कोई पैसे एक्स्ट्रा लेने नहीं आएंगे जब नुकसान होगा, लेकिन प्रॉफिट होगा, मुनाफा होगा, तो आप उसके एक हकदार बनते हो। तो ऐसे कि स्टॉक मार्केट में प्रॉमिस इज द फ्यूचर प्रॉफिट। तो वो जो चीज है उसमें कई कंपनियां अच्छा करती है, जो आपकी धारणा है या पूरे मार्केट की धारणा है, पूरे सभी लोगों की धारणा है, उससे अच्छा करता है तो शेयर के प्राइस ऊपर जा सकते हैं। उससे कम अच्छा करता है तो शेयर के दाम नीचे भी जा सकते हैं, क्योंकि धारणा के हिसाब से लोग सोचते हैं कि भी प्रॉफिट अच्छा आएगा कि नहीं आएगा। इसलिए वो जो रिस्क है वो परमानेंट रहेगा, और स्वाभाविक है कि क्योंकि वो कंपनियां रहेगी, उनका प्रॉफिट थोड़ा ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी जा सकता है। तो लेकिन कई कंपनियों ने 10 गुना मुनाफा भी दिया है 10 साल में, कई कंपनियों ने 1000 गुना मुनाफा भी दिया है 10 सालों में, 15 सालों में, 20 सालों में। तो और कई कंपनियां अच्छा नहीं भी कर पाई और बंद भी हो गई है। तो मुझे लग रहा है जब बिजनेस करते हो उसमें मुनाफा भी स्वाभाविक है, और कई बार घाटा भी होता है, और घाटा होने से कंपनियां बंद भी हो सकती है। तो वो जो रिस्क है वो मुझे लग रहा है समझने की भी आवश्यकता है। और जैसे मैंने शुरू किया 92-93 में, उस समय भारत में करीब 40-50 लाख से अधिक निवेशक नहीं होंगे, वो भी मैं सोच रहा हूँ उससे आधे भी हो सकते थे उस समय, क्योंकि कोई उसका हिसाब नहीं था। लेकिन आज करीब 7.8 करोड़ इन्वेस्टर्स, 7.8 इन्वेस्टर हमारे पास यूनिक रजिस्टर्ड है, यूनिक पैन नंबर है। तो 7.8 करोड़ इन्वेस्टर्स इज ऑलमोस्ट 5 करोड़ हाउस होल्ड्स, 5 करोड़ घर है। 17% भारत के घर जो है आज एनएससी के साथ डायरेक्टली जुड़े हुए हैं। तो उस हिसाब से आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि भाई हम काफी आगे बढ़ चुके हैं। लेकिन मुझे लग रहा है कि ये ग्रोथ जो भारत का होने वाला है, वृद्धि, इकोनॉमी की वृद्धि होने वाली है, तो उसमें स्वाभाविक है कि जो कंपनियां बड़ी होती है, जो लिस्टेड होती है, बड़ी होती है नॉर्मली, तो उनका जो मुनाफा है और बढ़ने वाला है, और मुनाफा बढ़ेगा तो उनके दाम भी बढ़ेंगे। तो जो लोग आज इक्विटीज मार्केट में या स्टॉक मार्केट में निवेश नहीं करते हैं, वो एक तरह से एक चीज गंवा रहे हैं। उनको निवेश करते हैं तो अपने आगे जब भारत का वृद्धि और बढ़ेगी तो उनको और मुनाफा हो सकता है, अपना वेल्थ और भी बढ़ सकता है, क्योंकि उन्होंने जो निवेश किया है उसकी जो वैल्यू है वो बढ़ती रहेगी। तो मुझे लग रहा है कि कई लोगों को और भी आना चाहिए, आगे निवेश करना चाहिए। लेकिन एक दूसरे को देख करके, मोबाइल हर एक व्यक्ति के हाथ में आज है, स्मार्टफोन है, उसकी वजह से लोग पिछले 3-4 सालों में करीब 3 गुना लोग ज्यादा जुड़े हुए हमसे। और जो यंगस्टर्स है, आज ये परिस्थिति है कि कई यंगस्टर्स अपने पेरेंट्स से, अपने पिताजी से ज्यादा कमा रहे आज के दिन में। पिताजी की उम्र 50 की होगी, बच्चे की उम्र या बच्चे की उम्र 25 की होगी, लेकिन वो आईटी बीपीओ वगैरह में काम करते हैं। तो उनकी आमदनी आज भी पिताजी के 30 साल के एक्सपीरियंस के बाद भी पिताजी की इनकम उतनी नहीं होगी जो नॉर्मल चीजें करते होंगे। तो मुझे लग रहा है कि वो बच्चों के पास पैसे ज्यादा है, उनके पास एक्सपोजर भी है,
कि उनको पता है कि ये स्टॉक मार्केट कैसे चलता है, मोबाइल में कैसे ये ट्रेडिंग कर सकते हैं। बाकी जो समस्याएं थी पुरानी ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग की, वो चली गई है। अब आपको ध्यान रखना है कि कैसे रिस्क लेने हैं, कौन सी कंपनी में लेना है, और आपके पास समय नहीं है तो आप म्यूचुअल फंड के द्वारा भी निवेश कर सकते हैं, आप पोर्टफोलियो मैनेजर को भी एक तरह से यूज कर सकते हैं, आप इन्वेस्टमेंट एडवाइजर होते हैं स्पेशलाइज्ड, उनके द्वारा भी जा सकते हैं। जरूरी नहीं कि हमें गाड़ी चलाना नहीं आता है फिर हम गाड़ी में ना बैठे, क्योंकि भारत की प्रगति होनी है तो स्वाभाविक है कि आपको उसमें जाना है, आपको निवेश करना है। और लेकिन निवेश के लिए आपको जो समय देना पड़ता है, समझना पड़ता है, हर चीज का ध्यान रखना पड़ता है, और हरदम अलर्ट होना पड़ता है। कई बार हम अपना खुद का कारोबार करते हैं, कई बार हम नौकरी करते हैं, तो अपने पास उतना समय नहीं है पढ़ाई का, बच्चे भी होते हैं, दूसरी सामाजिक इश्यूज भी होते हैं। तो तब जो भी छोटा सा पैसा बचता है उसका एक हिस्सा हम स्टॉक मार्केट में निवेश करते हैं। तो मुझे लग रहा है आज जायज है। भारत की वृद्धि जरूर होने जा रही है, अगले 30-50 सालों में भारत एक बड़ी महासत्ता के रूप में उभर के आएगा। लेकिन मोर इम्पोर्टेंटली वो एक आर्थिक महासत्ता भी बनने जा रही है। तो उसमें हम भी अपना जो फैमिली का जो वेल्थ है वो कैसे बढ़ाए। तो मुझे लग रहा है स्टॉक मार्केट पिछले 30 सालों में आपने देखा होगा कि करीब करीब 13-14% से अधिक रिटर्न ईयर ऑन ईयर, CAGR जिसको कहते हैं, कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट दिया हुआ है, जो निफ्टी का भी अब 20,000 पहुंचा हुआ है ये सप्ताह में। तो 1995 नवंबर 3 को वो 1,000 था, आज 20,000। इसका मतलब कि आपने 1,000 रुपया भारत के स्टॉक मार्केट में टॉप 50 कंपनी में डाला होता है, सिर्फ 1,000 रुपया, आज आपको 20,000 रुपया आपके हाथ में होता है, प्लस उसके जो डिविडेंड आए होते हैं तो वो मिलकर 22-25,000 रुपया हो गया था। तो ऐसी कोई एसेट क्लास नहीं हुई है अभी तक। गोल्ड ले लो, रियल एस्टेट ले लो, कोई भी चीज ले लो, स्टॉक मार्केट ने सबसे ज्यादा रिटर्न दिया है, और डॉलर टर्म्स में भी दिया है। भारत का जो मार्केट है डॉलर टर्म्स में भी वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मिंग मार्केट है। तो और पिछले जो 30 सालों में हुआ है वो एक अभूतपूर्व चीज हुई है। लेकिन मुझे लग रहा है आगे भी अगला 30-40-50 साल भारत के लिए बहुत अच्छा होने वाला है। तो स्वाभाविक है कि जो आपने देखा है कि पिछले 30 सालों में आपको 20-25 गुना रिटर्न मिला है, 28 सालों में 20-25 गुना रिटर्न मिला है, तो अगले 20-25-30 सालों में उतना रिटर्न आपको मिलता है, इवन कम भी मिलता है तो आपकी फिक्स डिपॉजिट से तो कई गुना ज्यादा होगा, गोल्ड से आपका कई गुना ज्यादा होगा, रियल एस्टेट, क्योंकि रियल एस्टेट में और भी समस्या होती है, स्टैंप ड्यूटी की, आप जब बेचने जाते हो मिलता नहीं, यहाँ पे लिक्विडिटी भी ज्यादा होती है। और क्योंकि आपको पता नहीं होता है हर कंपनी के बारे में, तो आप म्यूचुअल फंड के द्वारा भी निवेश कर सकते हो। लेकिन मुझे लग रहा है कि आज समय आ चुका है। जो मेरे खुद के घर में पिताजी माताजी दोनों सरकारी नौकरी में थे, स्टॉक मार्केट एक तरह से उनको जाना ही नहीं था उस तरफ, जीवन में कभी नहीं गए, फिक्स डिपॉजिट में ही पैसे रखते थे, उनको लग रहा था कि ये बड़े सिक्योर है। लेकिन सिक्योरिटी क्योंकि बैंकों में रखते तो सरकार, हमें लगता है कि सरकार बैंकों को बचा लेगी, लेकिन उनके, मेरे पिताजी के जो 1 लाख रुपया रखे होंगे 15-20 साल पहले, आज उसका ज्यादा से ज्यादा 2 लाख रुपया होगा। जब उसको निकालने में जाते तो टैक्स लग के बहुत कम मिलता है हाथ में, जबकि वही 1 लाख रुपया आज इक्विटी मार्केट में कोई भी म्यूचुअल फंड में आप लगाते हैं, या तो निफ्टी में लगाते हैं, निफ्टी की कंपनियों में, निफ्टी इंडेक्स का आज ETF भी आपको मिलता है, या बैंक, आपको लग रहा है बैंक सेक्टर अच्छा करने वाला है उसमें आप करते हैं, या तो निफ्टी के से ज्यादा तो नेक्स्ट 50 वाले जो और 50 अगली कंपनियां, तो ऐसे कई ETFs आपको अवेलेबल, जिसमें ट्रांजेक्शन चार्जेस भी कम होते हैं, मैनेजमेंट फीस भी कम होती है, करीब 10 बेसिस पॉइंट, जिससे 0.001%, ऐसा 10 बेसिस पॉइंट जिसको कहते हैं, वो उतनी होती है। तो आप उसमें भी निवेश कर सकते हो, जिससे आपके धन की वृद्धि हो सकती है। आपने 92-93 की बात की, वो कोइंसाइड किया जब भारत के वो रिफॉर्म्स जिसे हम कहते हैं वो अनलीश हुए, फिर आपने 30 साल की बात की, और अक्सर उस वक्त यही कहा गया कि ये पूरी जो प्रोग्रेस हुई भारत की पिछले 30 सालों में, उसमें पैसे बनाए फॉरेनर्स ने, क्योंकि जो FIIs थे, जो स्लाइटली इवॉल्व्ड इन्वेस्टर्स थे, वो आके भारत में
उस ग्रोथ स्टोरी में पार्टिसिपेट किए। और अब बेशक जैसे आपने कहा कि पिछले कुछ सालों में भारतवासी भी अब आ रहे हैं शेयर बाजार में। आपने एक बहुत अहम बात कही आशीष के जो अगले 30 साल, क्योंकि कई बार ऐसा लगता है कि हमने वो बस मिस कर दी। हम जब पढ़ते हैं कि निफ्टी, आप भी आपके बहुत अच्छा आपका वीडियो देखा कि आप और आपकी टीम जब 20,000 पे निफ्टी पहुंची और आपने आंकड़े भी दिए कि किस तरह से ग्रोथ हुई। कई लोग जो हैं वो सोचते हैं कि ये तो हमारे से बस मिस हो गई कि हम कर ही नहीं पाए इन्वेस्ट। आज के जो यंग लोग हैं, जो आपने कहा कि जो अगला 30 साल है, चलिए जिनकी बस मिस हो गई अब क्या कर सकते हैं, वो पास्ट है पास्ट है, लेकिन अगले 30 साल भी आप मानते हैं कि ग्रोथ जो है, जिससे हम अमृतकाल कहते हैं, जिससे हम और इकोनॉमी भी कंपाउंडिंग होती है, हम $5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात करते हैं, तो उसमें भी अभी भी अपॉर्चुनिटी है अगले 30 साल के लिए, क्या आप ये कहना चाहते हैं? नहीं, मेरा तो दृढ़ मानना है कि जो भी विश्व में वेल्थ बनती है, वो वेल्थ टेक्नोलॉजी के चेंज की वजह से बनती है। और टेक्नोलॉजी का चेंज जो है बहुत अद्भुत चीज है। जो समाज टेक्नोलॉजी को अपनाता है वो समाज ऊपर आता है आगे जाकर के, और जो समाज टेक्नोलॉजी को नहीं अपनाता है, नई नई जो टेक्नोलॉजीज आती है, तो समाज पीछे रह जाता है। हमारे समाज को ही देखिए, 1000 साल तक हम एक तरह से कुकमंडुक हो गए, आंतरिक दृष्टि वाले हुए, कि हमको सिर्फ हायरार्की बचाने में इंटरेस्ट रहा। हमने अपनी ही टेक्नोलॉजी, लोग हमें हरा के बाहर ले गए और उसको यूज करके उन्होंने डेवलप किया और हमको आके हराया। तो 1000 साल से हम टेक्नोलॉजी के, जब रेस चल रही थी टेक्नोलॉजी की, तो हम उस स्टेडियम में नहीं थे। स्टेडियम तो क्या 10 किलोमीटर दूर तक नहीं थे। लेकिन आजादी के बाद जो भी हुआ, 75-77 साल हो गए, आज जो भारत एक जगह पे खड़ा है कि जहां जो नई टेक्नोलॉजीज आ रही है उसमें भारत अग्रेसर है। और जब टेक्नोलॉजी की रेस नई होने जा रही है उसमें भारत पहली लाइन में खड़ा हुआ है। तो अगली जो टेक्नोलॉजी की रेस होगी उसमें हम एक तरह से अच्छे सहभागी होंगे। दूसरा कारण ये भी है कि हम वो टेक्नोलॉजी की रेस क्यों जीतेंगे, क्योंकि टेक्नोलॉजी कोई भी आती है तो कौन उसको अडॉप्ट करता है? जो समाज यंग होता है। जो समाज यंग होता है तो उनको सीखने की आदत होती है। बच्चों को आप अपना मोबाइल फोन कोई नया लाते हो, स्मार्टफोन, आपको 50 साल की उम्र में उसको यूज करने के लिए आपको 5-10 दिन लगेंगे, फिर भी आप 5 ही चीज यूज कर पाओगे। लेकिन 2 साल के बच्चे को दे दो, वो खोल के उसको 5 मिनट में सब कुछ यूज कर लेंगे। तो जो यंग युवा लोग होते हैं, बच्चे होते हैं, वो टेक्नोलॉजी का एक तरह से ज्यादा अच्छे से एडप्ट करते हैं। तो हमारा जो समाज है विश्व के दूसरे समाजों से आज एक यंग बन के उभर के आया है। हमारी एवरेज एज करीब 29-30 की है। चाइना, आपने सुना होगा कि सडनली ओल्ड हो गया है पिछले साल के मुकाबले। 2023 में 2022 के सामने चाइना में आज कम लोग जी रहे हैं, उतने लोग अब मर रहे हैं वहां पे। हमारे तो अगले 40-50 साल के बाद हम जो उतनी वृद्ध समाज जो है उनका, उतना हमारा बनते बनते अगले 30-40 साल हो जाएगा, बिकॉज हमारे वहाँ यंग पॉपुलेशन है। जापान भी ओल्ड हो गया, यूरोप भी ओल्ड हो गया, तो अमेरिका भी ओल्ड हो गया। खाली हमसे ही लोग लेंगे तब तो यंग रहेंगे। तो कहने का मतलब है कि हम जो है एक युवा देश है, एक टेक्नोलॉजी के अधीन देश है, टेक्नोलॉजी को एडप्ट करने वाले देश है। कई युवा देश और भी है जो इतने बड़े नहीं है, लेकिन वो उतने टेक्नोलॉजी को एडप्ट नहीं कर पा रहे कोई कारण से। जबकि हमारा जो समाज है एक टेक्नोलॉजी का एक अग्रसर हो चुका है विश्व में, और उसकी नामना है। आज हर चीज आप देखोगे, जैसे G20 समाप्त हुआ, आपने देखा होगा, UPI ये वो कोई दूसरा देश नहीं करता। तो मुझे लग रहा है कि हम टेक्नोलॉजी को एडप्ट करेंगे। टेक्नोलॉजी से वेल्थ बनती है। और तीसरी चीज के, पहले टेक्नोलॉजी की जो वेव्स आती थी, टेक्नोलॉजी वेव्स में आती है तो स्लो आती थी। तो पहले जो 100 साल में होता था आज 10-10 साल में हो रहा है। तो जो 100 साल की वेल्थ बनती थी अब 10-10 साल में बनेगी। तो अगले 40-50 साल जो है हम अच्छे से काम करेंगे। वो मुझे कोई संदेह नहीं है कि आज भारत अच्छी जगह पे है। लोग, हर तबके के लोग टेक्नोलॉजी को यूज करते हैं, ऊपर आना चाहते हैं, मेहनत कर रहे हैं।
तो मुझे लग रहा है कि टेक्नोलॉजी के माध्यम से भारत ऊपर आएगा, और जो पिछले 30 सालों में हमने प्रगति की है उससे कई गुना ज्यादा प्रगति अगले 30 साल में करेंगे। तो वो प्रगति जब हम करेंगे तो कौन करेगा? जो कंपनियां हैं वही लोगों को आमदनी देगी, लेकिन वही कंपनियों का मुनाफा बढ़ेगा। तो जब उनका मुनाफा बढ़ेगा तो उनके शेयर के दाम भी ऊपर जाएंगे। तो शेयर के दाम ऊपर जाएंगे तो स्वाभाविक है कि जो आपने निवेश वहां पे किया हुआ है, तो आपके जो निवेश की जो टोटल अमाउंट है उसकी वृद्धि होगी। तो मुझे लग रहा है ओवरऑल एक वर्चुअस साइकिल बनी हुई है। और पहले जैसे आपने शुरू में भी कहा है कि पिछले 30 सालों में ज्यादा कमाया फॉरेनर्स ने, क्योंकि उन्होंने दूसरे देश में भी यही साइकिल देखी हुई है। जो जब यंग डेमोग्राफिक्स बढ़ता है तो देश की प्रगति होती है, जब टेक्नोलॉजी का एक एडप्शन होता है तो और तेजी आती है। तो उन्होंने वो देखा था दूसरे देशों में, तो उन्होंने अपने में निवेश किया। हमें अपने में भरोसा नहीं था, लेकिन उनको था। मुझे भी कई बार लगता था यार उनको उतना भरोसा है, हमें अपने आप पे भरोसा नहीं है। कैसे लोग हैं, हम भी कैसे लोग हैं, वो भी कैसे लोग हैं, है ना? लेकिन हकीकत यही था। आज जो है पिछले 30 सालों का जो हमारा एक्सपीरियंस रहा सामाजिक सभी लोगों का, उसमें भारत की जनता को, भारत की सरकार पे, अपने एक दूसरे पे और भरोसा बैठा है। तो मुझे लग रहा है कि वो जो ट्रस्ट है वो भी, क्योंकि आप किसी के भी बिजनेस में निवेश करते हो, जो जिस धंधे में आप जाने वाले हैं, कोई डिब्रूगढ़ में बैठा हुआ है, कोई जोरहाट में बैठा है, कोई श्रीनगर में बैठा हुआ है, वो व्यक्ति अपना 1,000 रुपया हार्ड एंड मनी, बहुत मुश्किल से सेव किया हुआ मनी, सेलम की तमिलनाडु में एक कंपनी में डालता है। कहीं जाने वाला नहीं है उस तरफ देखने। उसको पूरा भरोसा कि कंपनी प्रॉफिट बनाएगी तो मुझे उसका एक हिस्सा मिलेगा। तो वो जो ट्रस्ट जो बना है भारत में, गरीब देश में ये ट्रस्ट करना आसान नहीं होता। आपको लग रहा है ये नेचुरल चीज है, ऐसी नहीं है। अपने जैसा देशों में ऐसे मार्केट ही नहीं है। हम जो मार्केट बना पाए एक दूसरे के भरोसे पे, भले हमारा पर कैपिटा जीडीपी वर्ल्ड के हिसाब से कम हो, लेकिन हम पर कैपिटा भरोसा जिसको कहते हैं, पर पर्सन एक दूसरे पे भरोसा, सरकार पे भरोसा, समाज पे, अपने फ्यूचर पे भरोसा। आज भारत में जो है उत्साह की, उमंग की जो भावना है, आगे का आने वाला कल अच्छा होगा, वो जो चीजें है, और वो उसका एक बेस है। ऐसा नहीं कि हम सिर्फ ऐसा मन में ही सोच रहे, ऐसा उसका कोई बेस नहीं है। उसका बेस टेक्नोलॉजी है, और हमारी पुरानी पिछली 25-30 सालों की एक एक्सपीरियंस है, वो मुझे भी बताती है, कई और लोगों को बताती है कि भाई आगे भारत और अच्छा करेगा, उसमें आप निवेश करेंगे तो आपकी जो धन की वृद्धि होगी, आपके परिवार का भी एक तरह से वेल्थ बनेगा। एक आखिरी सवाल आशीष, आप एक स्टॉक एक्सचेंज चलाते हैं जहां पर ट्रेडिंग भी होती है, जहां पर इन्वेस्टमेंट भी होती है, इंस्टीट्यूशंस भी खरीद फरोख्त करते हैं, इंडिविजुअल्स भी आते हैं। ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट की जो एक डिवाइडिंग लाइन है, कई बार अक्सर लोग उसे भूल जाते हैं। खासकर जो यंग लोग हैं वो सोचते हैं कि ट्रेडिंग एक किसी तरह की गेम है, कि चलिए उसमें घुसते हैं, थोड़ा एक रश ऑफ ब्लड आता है कि चलिए आज मैंने कुछ जीता, आज मैं हारा, ऐसे टाइप का। और किस इंसान को ट्रेडिंग करनी चाहिए और किस इंसान को इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, अपने आप को खुद समझ के, इस पे अगर आप कुछ कह पाए। मेरे हिसाब से सभी इंसान को इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, क्योंकि ट्रेडिंग जो कई बार लोगों को लगता है, क्योंकि हम हर रोज टीवी देखते हैं, व्हाट्सएप आते हैं, टेलीग्राम आते हैं, आजकल का जो जीवन हो गया एकदम एक्साइटिंग हो गया है। हमको 2020 चाहिए, हमको टेस्ट मैच नहीं चाहिए। तो वैसे ही हमको तुरंत पैसे चाहिए, हमको तुरंत धनवान बनना है। तो वो जो तरीका है, वो कहीं पर भी चाहोगे, कोई भी बिजनेस में आप तुरंत धनवान बनना चाहोगे, बहुत कम लोग बनते हैं, बाकी के सबके पैसे चले ही जाते हैं। तो मेरे हिसाब से निवेश जो ऐसी चीज है, हमको लगता है सब देख देख के कि भाई सुबह खरीद के शाम को बेचना, उसको निवेश कहते हैं। वो निवेश नहीं है, वो ट्रेडिंग है। आपको निवेश करना है अगले 5 साल के लिए, 10 साल के लिए आपको निवेश करना है, और हर महीने करना है, जितना हो सके कम करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उसमें एक्साइट होने की कोई आवश्यकता नहीं है।
और खुद ना भी करे तो चलेगा, म्यूचुअल फंड के द्वारा जाइए, किसी अपने भाई को कह दीजिए कि भाई हर महीने मेरे अकाउंट में, जो हम पहले पुराने जमाने में मेरे पिताजी के लिए मैं रिकरिंग डिपॉजिट, फिक्स डिपॉजिट होता था, हर महीने कुछ 100 रुपया जमा करते थे, तो मैं बैंक में जाके खुद, वो उस तरह से वो मुझे ट्रेनिंग दे रहे थे कि भाई तुमको भी बचत करनी चाहिए, जब बड़े बनोगे तो हर महीने 100 रुपया में भी डालने जाता था। तो ये जो चीजें है, ये बचत की आदत होनी चाहिए और निवेश की आदत होनी चाहिए। कि जैसे हम, आज बच्चा तेज है, 7 साल का बच्चा है, बहुत अद्भुत चीजें सीख सकता है, तो उसको आप 7वें साल के एक दिन में तो उसको पीएचडी नहीं बना दोगे, इतना ज्ञान दे दोगे एक सेकंड के अंदर या एक दिन के अंदर कि वो हो सकता है बच्चा झेल नहीं पाए। वैसे ही आपको वो 7 के साथ बाद में तेज है तो आगे भी तेज रहेगा, तो 22-23 साल 25 साल में पीएचडी बनता है तो ठीक ही है। उस हिसाब से ही आपको भी देखना है कि भाई आप जो पैसे कमा रहे हो, कोई और काम से कमा रहे हो, कोई और काम कर रहे हो, कोई कारोबार कर रहे हो, कोई नौकरी कर रहे हो, उसमें से आप पैसे बचा रहे हो, और जो बचा रहे हो वो गंवाना नहीं है। आपका मकसद ये होना चाहिए, ये पैसे जो है उसको सेफ जगह पे रखूं और फिर उसमें वृद्धि हो तो अच्छी बात है। क्योंकि मैं भी नौकरी करता हूं, तो अब मेरे पैसे चले जाते तो मुझे बड़ा दुख होता है, क्योंकि हार्ड एंड मनी है, और बहुत ज्यादा पैसे आ गए, वैसे मेरा जीवन चल ही रहा है, तो उससे क्या फर्क पड़े, बट जो पैसा चला जाएगा जो मैंने बचा के रखा हुआ, तो बड़ा तकलीफ होता है। तो जो आप ट्रेडिंग करते हैं उसमें पैसे जाने की संभावना बहुत अधिक है। सुबह खरीद के शाम को बेचने को निवेश नहीं कहते। निवेश आपको 5-10 साल और कंटिन्यूअसली करो तो और भी बेहतर है, और वो जो आपको वृद्धि देगा, जैसे मैंने कहा, निफ्टी नवंबर 395 को 1000 का बेस था, आज 20,000 हुआ है, तो आप 28 साल 1000 रुपया सिर्फ निफ्टी में डाल के बैठ गए होते तब आपको मिलता, लेकिन आप ऊपर नीचे करते तो मुझे लग रहा है कि आपके पैसे जो 1000 था उसका 500 रुपया भी नहीं रहा होता। तो किसी आदमी को जब तक वो एक्सपर्ट नहीं बनता, उसको ट्रेडिंग तो करना ही नहीं चाहिए, उसको डेरिवेटिव्स में भी ट्रेड नहीं करना चाहिए। कई लोगों को लगता है ऑप्शन फ्यूचर, हम 10 रुपया देकर के 1000 रुपये की चीज पे ट्रेड कर सकते हैं, बट वो क्यों करना है आपको? हो सकता है आपका 10 रुपया ही चला जाए। तो और जो फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर होते हैं वो अपना अपना कुछ दिखाते हैं वीडियो वगैरह, या तो मोबाइल में कि भाई हमने तो ये इतने करोड़ बना लिए, उतने करोड़ बना लिए। आपको लग रहा है कि वो करोड़ बना रहा, तो आपको पता था? आपको बता के कर रहा है तो इसका मतलब है कि वो आपसे पैसा बना रहा है। तो जो भी आपको लग रहा है कोई एक्सपर्ट आके, ऑफ कोर्स जो मैक्रो वगैरह बड़ी बड़ी चीजें बताते हैं, ठीक है, लेकिन ये कंपनी का दाम ऊपर जाएगा तो कोई आपको बोलता है, तो उसके पहले उसने खरीदा होगा, फिर आपको वो खरीदोगे तब जाके आपको बेचेगा वो। तो आपका जो भी एडवाइस देते हैं, एक्सपर्ट हो कोई भी हो, कई बार अनसोलिसिटेड भी आपको आते हैं, टिप्स आते होंगे, उस पर आपको भरोसा नहीं करना है। आपको सबकी सुनना है, लेकिन करनी अपनी है, और अपने पास समय नहीं है अध्ययन का, अभ्यास का, अपने पास उतनी सामर्थ्य नहीं है कि भाई समझने की ये सब कंपनियों के बारे में, उनकी इंडस्ट्री के बारे में, इकोनॉमी के बारे में बहुत चीजें होती है। तो आप कोई एक्सपर्ट का सहारा ले सकते हो, जिसको आप जानते हो, जिसको आप भरोसा करते हो, या तो जिसका कोई ट्रैक रिकॉर्ड हो, जो पब्लिश्ड हो, उनके द्वारा आप, म्यूचुअल फंड हो, पोर्टफोलियो मैनेजर हो, फाइनेंशियल एडवाइजर हो, उनके द्वारा आप जा सकते हो। लेकिन निवेश जरूर करना है, माने सट्टा या ट्रेडिंग नहीं करना है। तो जो भारतीय दूसरे निवेशकों को और फॉरेन के निवेशकों को भारत में जो उनके 1000 रुपये का 20,000 रुपया हुआ है, तो आपका भी होगा, उससे ज्यादा हो सकता है, लेकिन आपको लंबी अवधि के लिए निवेश करना है, सुबह शाम नहीं करना है। बहुत बहुत धन्यवाद आशीष आने के लिए इस पॉडकास्ट पे। मैं उम्मीद करता हूं कि आपने जो भी कहा ये दर्शक सुनेंगे और इस पर अमल करेंगे, और अगले जो 30 साल में जो वेल्थ क्रिएशन हमारे देश में होगी उसके हिस्सेदार बनेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। जय हिंद।